उतने विशाल भूभाग पर किसी अन्य शासक की सत्ता नहीं थी। तो अगर साम्राज्यिक दृष्टिकोण से एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, देखो ये हम मेंस ओरिएंटेड बात बोलने जा रहे हैं, अगर इसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखोगे तो वाकई सफल शासक था। लेकिन नीतिगत पहलू के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करोगे तो ध्यान रखना 1526 से लेकर 1707 तक, जब औरंगजेब मरेगा तक, गिने चुने शासक हुए हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 6 शासक ही रहा है। लेकिन 1707 से 1857 तक शासकों की एक लंबी कड़ी है। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारूक सियर, रफी-उस-शान, रफी-उद-दरजाद, फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, इतना लंबा चौड़ा इसकी। और सबको नाचने वाला, गुड़ गोबर करे वाला अकेले औरंगजेब था। पर आया इसके ऊपर इस्लाम इस कदर सर चढ़ के मंडराने लगा कि हिंदुस्तान का सब हिंदू जो है एक लाइन से इस्लाम को स्वीकार कर लेगा। गर्दा उड़ा के मारा भी, पॉलिसी भी लाया। तुमने क्या देखा है? 1663 में 2 काम है, तीर्थ यात्रा पर लगा दिया कर और सती प्रथा पर लगा दिया। यही सती प्रथा पर रोक अच्छे नजरिए से लगाया होता तो नजारा कुछ और होता। तब लोग कहता कि वाकई ही काबिले तारीफ शासक था। बात समझ में आ रहा है? दारू पीने पर रोक लगाया तो अच्छे नजरिए से लगाया होता तो लगता कि वाकई समाज सुधार के संबंध में उठाया गया इसका एक बेहतरीन कदम था। लेकिन लगाया किस आधार पर? कि इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। और दारू जैसा चीज पर रोक लगा देगा तो बहुत आफत है। बात समझ में? चूंकि देखते हो डॉक्टर लोग क्या लिखता है, दवा दारू ले लेता है, दवा दारू चलाइए, काहे लिखता है? दवा प्रेमिका की तरह होती है, इसका एक एक्सपायरी डेट होता है। और दारू है बीबी की तरह होती है, जितनी पुरानी होती जाएगी सर पर चढ़ के उतनी नाचेगी। ये मतलब एक परिभाषा की है। आज सब गाँव का दवा दारू हमेशा, हाँ हमेशा से। उदाहरण के लिए टेंशन मत लेना, एक से एक उदाहरण मिलेगा। अब 63 का जान रहे हो, 65 हाफ जान रहे हो, 67 साफ जान रहे हो, 68 में हिंदू त्योहारों पर रोक जान रहे हो, 70 में क्या था? झरोखा दर्शन पर रोक, 71 में करोड़ी और तुलादान, करोड़ी और तुलादान, 75 में तेग बहादुर को फांसी, और 75 के बाद 79 भूलना मना है। जजिया का 7 विद्या नाश हो जाएगा अगर ये डेट भूला तो। ध्यान रखना 1679 कौन कर डन है। उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो आगे चल करके उसने क्या किया कि 1699 में कहा जितना मंदिर है, जितना स्कूल है, उस सबको क्या कर दो, तोड़ दो। स्वाभाविक है यार, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होना ही था, क्योंकि राष्ट्र जिस सिद्धांत पर चला था, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर, आज उस धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को ताड़ कर दिया है। ये लोगों के अंदर दुख है। पहले मजहब जीवन जीने का कला था, आज धर्म को थोपा जा रहा है, आज धर्म को थोपा जा रहा है। और इसी के कालखंड का ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है सो, और ऐसा एक दो मस्जिद नहीं है, इतिहास का पन्ना गवाह है। जिंजरी मस्जिद, हिंदू मस्जिद, काली मस्जिद, साला लड़ने बहुत जगह है। ऐबक वाला में पढ़ाएंगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वहाँ वो भी तोड़िए बनाया, तो लड़ते रहो। बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? आप इसी के समय में विद्रोह हुआ, जाट विद्रोह। कौन विद्रोह? कौन विद्रोह? यही धार्मिक कट्टरता के कारण हुआ, और इसका नेतृत्व करता था गोखला। क्या बोले?
क्या बोले? डोकला दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। गोखला 1669 में, 1669 में। कारण क्या है कि जब इन लोगों को कहा जाने लगा कि इस्लाम स्वीकार करो, इस्लाम स्वीकार करो, तो इसने साफ शब्दों में कहा कि हमको कबूल नहीं है। मंदिर जब तोड़ा जाने लगा तो लोग रह रह के मस्जिद को ढाना शुरू कर दिया। किसने? जाटों ने। किसने? तो जाट विद्रोह कब का है? 1669 का। कब का है? कब का है? ध्यान रखना, मंदिर को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने एक अधिकारी को नियुक्त किया था, जिस अधिकारी का नाम था अब्दुल नबी। बोलो अब्दुल नबी, अब्दुल नबी, अब्दुल नबी स्वाहा। अब हिंदूकरण हो गया इसका। अब उसके बाद ऐसे ही गोखला के बाद आया राजा राम, गर्दा उड़ा पूछता है इसको, फिर आया रामचेरा और फिर आया चूड़ामणि। तीनों चारों नाम दिमाग में रख सकोगे तो रखना, नहीं तो राजा राम जो था ये क्या किया कि जब इस्लामीकरण करना आरंभ किया तो ये राजा राम जो था अकबर को जहां दफन किया गया था वहां खोद दिया और जो हड्डी तड्डी मिला उसको निकाला और फर्स्ट क्लास हिंदू रीति रिवाज से उसको जलाया। ये यूपीएससी में आईएएस में पूछा हुआ सवाल भी है। तो अकबर को कार्यक्रम के किया राजा। दिमाग में कैसे रखोगे कि राजा अकबर के कब्र को राजा राम ने खोदा। हरियाया राजा राजा बैठा लेना, ये भी राजा राम है, लिखाएंगे, टेंशन क्या लेना। उसके बाद आ गया सतनामी विद्रोह, इसी को कहा जाता है मुंडिया विद्रोह। कौन विद्रोह? कौन विद्रोह? कौन विद्रोह? फाइनल है। ऐसे इसी में एक आता है सिखों के साथ विद्रोह। तो तेग बहादुर की कहानी हम सिखों का 10 गुरु तुम लोगों को इत्मीनान से ऑर्डर से रखवा देंगे, खाली वेट करो, ठीक है। सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। उसमें तेग बहादुर के साथ इसका विरोध हुआ। 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के साथ इसकी लड़ाई 1690 में हुआ था। और इसी के कालखंड में देखते हो गुरु पद को समाप्त कर दिया गया। आगे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे यार, 2 बेटा को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, गथनी कर दिया रे, और 2 बेटा नादौन और चंपोर के युद्ध में ही मारा जाता है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा बुंदेला विद्रोह, राजपूत विद्रोह, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित विद्रोह जो था वो इसके बेटे का विद्रोह था, वो अकबर का विद्रोह है। और अंग्रेजों का विद्रोह ये आता है 1686 का। अंग्रेज का ही पूछा हुआ सवाल जेपीएससी बीपीएससी हर जगह का है। अंग्रेजों को लगने लगा था 1686, मतलब कुल मिलाकर के इन लोगों को मोटा मोटी 186 साल हो चुका स्थापना के बाद से। हाँ या ना? क्योंकि जानते हो 31/12/1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो आज ये लोग हिंदुस्तान में अपने आप को बहुत बड़ा दादा और बहुत बड़ा सुरमा भोपाली समझना शुरू करता है। और इसी का परिणाम आता है कि अंग्रेज इसको जब गर्दा उड़ा करके मारता है उसके बाद ही सब कुछ स्वीकार कर लेता है। ये घटना थी कब की? 1686। घटना है कब की? 1686। घटना है कब की? अकबर का विद्रोह है 1681। ये अकबर कौन है? 3-4 को डेट दिमाग में रखना। पहला हम तुमको बतलाए हैं जाट विद्रोह 1669। जाट वाला में नेतृत्व करता प्रारंभ करता कौन था? गोखला। कौन था? गोखला के बाद राजा राम। गोखला के बाद देखो दिमाग में कैसे सेट रखोगे, गोखला के बाद एक राजा राम रख लो। राजा राम, राम पर लास्ट किया। अगले का नाम है रामचेरू। रामचेरू चेरा पर वो खत्म हुआ है। अगला कर दो चूड़ामन। अंतिम 2 अक्षर पर नाम गोखला, राजा राम, रामचेरा, चूड़ामन। गोखला, राजा राम, रामचेरा, चूड़ामन। गोखला, राजा राम, रामचेरा, चूड़ामन। दंडना दंडन है। 1681 जान रहे हो? हाँ या ना? इसका विद्रोह है, इसके बेटे का विद्रोह है, ध्यान रखना। औरंगजेब के हैं 5 बेटे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, जमरूद और अकबर। क्या बोले? मुअज्जम, आजम, कामबख्श, जमरूद और अकबर। ये अकबर जो था
ये भी सोचता था कि हम शासक बने। ये कौन सोच रहा है? कौन सोच रहा है? डन है। लेकिन देख रहा है कि बाप हमारा मरने वाला है नहीं, इंतजार कर रहा है कि वो शुभ घड़ी कब आए जब मेरा बाप मर जाए। लेकिन बाप मरने का कोई सीन नहीं। तब लगा कि अरे यार पापा ऐसे ना मर, तो तब क्या किया जाए? तभी चल जाता है दक्षिण भारत। कौन भारत? अच्छा, बाप तो पूरा फांसी था ही, हिंदुओं पर जुल्मों सितम ढा ही रहा था, तीर्थ यात्रा कर वगैरह लगा ही दिया था, 79 में जजिया कर लगा ही दिया था। जजिया के कारण सब हिंदू दुखी था ही। कि दक्षिण भारत जा करके जो उच्च अधिकारी वाले हिंदू थे, सबको एक के बात कहा कि हो हमारे पापा को मारबे। सब एक लाइन से कहा कि हम बिरयानी बना देंगे, तो लान तो सही, कहा कि लाने की जिम्मेवारी हमारी। ये टेंडर कौन लिया? अकबर। और अकबर क्या करता है? आता है शाहजहां के पास, औरंगजेब के पास आता है। किसके पास? औरंगजेब। और यहाँ आकर के मामूली सैनिक रखा है, 50-60 ठो रखा है, और उसी के थ्रू बगावत कर देता है। अब बतलाओ, औरंगजेब जैसा शक्की आदमी किसी के बगावत को बर्दाश्त करेगा? अरे यार, एक बार उसकी बीवी उसको कही थी कि तुम दक्षिण भारत के फेरा में उत्तर भारत नहीं खोदो, तो लगा कि पप्पा तुम रौड़ती षड्यंत्र रचो, और अब उठा के जेल डाल दिया। सीखना ही सब तुम्हें, ये राजा लोग की भी किया है। बात समझ रहा है तुम लोग ने जी? तो ये जो कैरेक्टर है, जैसे 50-60 सैनिक के साथ बगावत किया, लगा औरंगजेब उसका पीछा कर। तो बेटा ये था बड़ा सियाना। जैसे मान लो भाग रहा है गोविंदपुर तरफ, तो बता के भागता था कि हम गोविंदपुर तरफ भाग रहे हैं, बरवाटा तरफ खोजे मत चल जाए। बात समझ में आ रहा? तो भाग नहीं रहा था, अपने बाप का पीछा करवा रहा था। और वो दक्षिण भारत में तमाम उच्च अधिकारियों को ये कह के आया था कि हम अपना बाप को ला रहे हैं। एक विशाल गठबंधन की सेना बना के आया था। कौन? और नहीं, अकबर। कौन? अकबर। गठबंधन वहां बना लिया। गठबंधन लेके आता, औरंगजेब के ऊपर आक्रमण करता, तो हराना नामुमकिन था। छोटा सा सैनिक टुकड़ी लेके आया। औरंगजेब को भी लगा कि अगर धर के धूमना बड़ी आसान है, कहियो धूम देंगे। 50-60 सैनिक के साथ बगावत किया। आगे आगे अकबर, पीछे पीछे औरंगजेब। भाग रहा है, डायरेक्शन बतला रहा है कि हम यहाँ ही लियो, यहाँ तक पहुंचे लियो, तो हो कहाँ? और ऐसे पीछा करवाते करवाते ये मूव करा देता है। किसको? औरंगजेब। यारा, जैसे दक्षिण भारत को एंट्री किया अपना एरिया, बदलाव, अकबर फुल टावर में आएगा कि नहीं? और औरंगजेब का मोबाइल नोट रीचेबल हो जाएगा कि नहीं? दक्षिण भारत जब पहुंचा अकबर, तब औरंगजेब को पता चला कि बेटा है मेरा। बात समझ में आ रहा है? वहां गया तब पता चला कि साला 1-1.5 लाख सैनिक का गठबंधन बना पहले से ही बैठा है। ये नमूना लेके आया है, गोदाम वहीं रखा है। और इतना बड़ा षड्यंत्र कोई और नहीं रच पाएगा, वही रच सकता है जो वाकई मेरा बेटा हो। अब कंफर्म हो गया कि वाकई अकबर मेरा ही बेटा है। लेकिन यारा जमाना हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का था नहीं। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का जमाना नहीं है। तब क्या करे? लाचार था औरंगजेब, जान रहा था कि अब हमारा कटाने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, बड़ी मार मारेगा। ऐसा नहीं कि ट्रेन से मंगा लिए, हेलीकॉप्टर से सेना मंगा लिए, बटालियन मंगा लिए, वो सब तो था नहीं। अब लेकिन बाप बाप था इसका। चिट्ठी लिखा अकबर को। क्या लिखा अकबर को? औरंगजेब लिखा कि प्यारे पुत्र अकबर, तुमने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक अभी तक किसी ने किया नहीं था। आज मेरे ही अधिकारी, मेरे ही द्वारा दिए हुए पद पर, मेरे ही टुकड़ों पर पड़ने वाला लोग मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। अगर तुम ना होते तो हम ये जान भी नहीं पाते। तुम्हारा इस काम के लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा अब्बू औरंगजेब। चिट्ठिया लिखा और दिया एक मैसेंजर, संदेशवाहक को। देखना दिमागी खेल, साइकोलॉजिकल खेल किसको कहते हैं। और कहा कि तुम चिल्लाते जाना। संदेशवाहक का नियम होता है हाथ उठा के जाना, कहता कि हम मैसेंजर है, संदेशवाहक है, ताकि कोई मारे नहीं।
और क्या मैसेज है, हो सकता है शांति प्रस्ताव हो, समझौते की बात हो। तो वो जा रहा है चिल्लाते, अब सब कुछ चौंक गया गठबंधन वाला कि साला औरंगजेब का मैसेंजर कहाँ आ रहा है, जब ओकरा पकड़ के काटना है तो। शक सबको हुआ, हर कोई उसको रोका और सब पूछने लगा बात क्या है। तो औरंगजेब कह के मैसेंजर को भेजा था कि कोई भी चिट्ठी मांगेगा एक बार में पढ़ने मत देना, दोबारा मांगेगा उसको जरूर पढ़ा देना और पढ़ाने के बाद कहना कि ये बात किसी को मत कहना। बात समझ में आया? साला उसके पास चिट्ठी पहुंचने से पहले हर किसी के दिमाग में शक पैदा होगा कि नहीं? औरंगजेब का प्रकृति शुरू से शक्की था कि नहीं? और जो चिट्ठी पहुंची अकबर के पास तो निकला बोका, तेज तरार रहता तो चिट्ठिया पढ़ के सुना देता, कहता देख हमर बापे इसने इसने लिख लियो, फंसियो ना है। वो चिट्ठी पढ़ लिया और पढ़ के फाड़ के फेंक दिया। मतलब सबों का शक कंफर्म हो जाएगा कि नहीं? सबको लग गया कि बाप और बेटा का ये मिला हुआ षड्यंत्र है। बात समझ में आया? और जब पूछा लोग, अब खाली इंतजार में था कि अकबर का रिएक्शन क्या आएगा। सब पूछा कि क्या लिखा है, थी कहा कि ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है, और उसमें जो जो लिखा था सब पहले से पढ़े हुए था। सबके दिमाग में विस्फोट होना शुरू होता है। चिट्ठिया फाड़ के जो फेंका ना, गुनाह किया। गठबंधन टूट गया और अकबर छूट गया। बात समझा? अब अकबर कभी कुरान पर हाथ रख के कसम खाए, कभी कान पकड़ के उठक बैठक करे कि हमको कोई तो छिपने का जगह दो। बात समझ में आ रहा? क्योंकि औरंगजेब की थोड़ी सी ही जो सैनिक टुकड़ी थी अब अकबर के ऊपर बड़ी भारी था। अब अकबर हो गया नॉट रीचेबल और औरंगजेब आ गया फुल टावर। बात पर आया? अब यहाँ पर क्या होता है कि अब उसमें उसके दुख को कौन समझेगा? तो एकरे टाइप के, अकबर एक टाइप के और कैरेक्टर आगे पढ़ाएंगे। वो कैरेक्टर है शिवाजी का बेटा संभाजी। वो भी उतने बड़ हरामी था। वो भी वही सोचता था कि हे भगवान, वो घड़ी कब आए जब मेरा बाप मर जाए। बात समझा? और ऐसे ही वो भी छल कपट से संभाजी शासक बना था। तो संभाजी कहा कि हम तोरे टाइप के ही हो, आओ को हमारे पास रह। तो उसको अकबर को शरण दिया कौन? संभाजी। कौन दिया? कौन दिया? किसको? ये घटना है 1681 की। इसी 1681 से 1681 से लगातार अप टू डेट 1707 तक, मतलब 25-26 साल जो भी समय है बाबू, वहां तक लगातार औरंगजेब दक्षिण भारत में ही रहा है। और इसी दरमियान इसने तुम्हारा गोलकुंडा और बीजापुर, कौन कौन को? गोलकुंडा और बीजापुर। किस किस को? गोलकुंडा और बीजापुर। गोलकुंडा और गोलकुंडा और गोलकुंडा और गोलकुंडा को 1686 में, बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में। बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687। 1686 में कौन हो गया? बीजापुर। और गोलकुंडा हो गया, गोलकुंडा हो गया, गोलकुंडा हो गया। ये दोनों का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया। कल तक बीजापुर और गोलकुंडा के साथ संधि हुई थी, लेकिन अब 1687 ईस्वी में गोलकुंडा मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन चुका है। 86 में भी बीजापुर बन चुका है। इस प्रकार एक विस्तृत और बेहतरीन साम्राज्य का गठन इसने किया। माना कि ये हिंदू विरोधी था, लेकिन यह भी जान लो सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों की संख्या इसी के समय में था। संगीत का इजाजत इस्लाम नहीं देता, लेकिन संगीत पर आधारित सबसे अधिक पुस्तक इसी के कालखंड में लिखा गया। गजब का कंट्रोवर्सी पाओगे। और वही 1600 लगातार जो जंग लड़ता रहा, और इसका बहुत दिन की ख्वाहिश थी कि मराठा साम्राज्य के ऊपर पूरा कब्जा हो जाए, लेकिन इस शिवाजी से लड़ा, शिवाजी के बेटा संभाजी से लड़ा, उसके बाद राजा राम से लड़ा, ताराबाई से लड़ा। शिवाजी की 4 पीढ़ियों के साथ औरंगजेब का जंग रहा, लेकिन कभी भी वो विलय नहीं कर सका, मराठों को झुका नहीं सका। अब धीरे धीरे औरंगजेब को लगने लगा, एहसास हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि दक्षिण भारत के चक्कर में हम उत्तर भारत को खो दें।
और वही 1707 ईस्वी में वो मूव करता है कहाँ के लिए, उत्तर भारत के लिए, और रास्ते में ही बीमार पड़ता है, और बीमार पड़ने के बाद खुशी खुशी वो अपना विकेट 1707 में ले लेता है। और उसको फकीर बुरहानुद्दीन के आहते में दफन कर दिया जाता है औरंगाबाद में। और आ गया, औरंगजेब मर चुका है, और औरंगजेब के मरने के बाद अब शुरू होगा उत्तराधिकार की लड़ाई। अब उत्तराधिकार की लड़ाई में आ जाता है इसके ही पांचों बेटे के बीच का जंग, लेकिन मुगल काल यही होता है समाप्त। उसके बाद जो आएगा वो कहलाएगा उत्तर मुगल काल। और फिर तुम लोगों को हम ले चलेंगे अपने अंदाज में बैक में, और वो बैक होगा कौन सा, तो दिल्ली सल्तनत। और आया यहाँ तक अपडेट हो।